मेंस को इतना तैयार कर लो, और सर लोग बता ही रहे थे कि मेंस पे इतना कमांड कर लीजिए कि अगली बार जब भी पीटी हो ना तो आप इंटरव्यू से बैक नहीं आए। तो ये चीज़ हमेशा मेरे माइंड में था। और फिर 67 में मेरा पीटी नहीं हुआ, 68 में नहीं हुआ, लेकिन मेंस को लेकर तैयारी चल रहा था मेरा, और 69 में फाइनली हुआ। तो तानों की बात है तो बोले ना कि मेरे अंदर पता नहीं ये क्या था, डेस्टिनी कहें या ईश्वर की इच्छा कहें, कॉन्फिडेंस खुद पे बहुत था। लोग ना मेरे सामने खड़े होकर बोलते कि भाई क्या कर लोगी, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए, ये बीपीएससी है, इतना टफ एग्जाम है, कितने आए कितने गए। लेकिन मेरे अंदर उस टाइम में पता है क्या चल रहा होता है, क्या मिल गई जॉब, हो गई जॉब, इस टाइप से, मतलब बहुत कुछ। और मेरे मन में उस टाइम ये चल रहा होता कि इसको अभी पता नहीं है, मैं तो ऑफिसर हूँ, इसको अभी पता नहीं है। वो वक्त भी आएगा जब इसको पता चलेगा कि मैं एक ऑफिसर हूँ। तो एक ऑफिसर टाइप रहना ना, वो हम 2019 से ही शुरू कर दिए थे। मेरे मन में चौबीसों घंटे यही चलता था कि मैं एक ऑफिसर हूँ। ऑफिसर वाला जीवन ना वो हम जीना उसी टाइम से शुरू कर दिए थे। तो वही चीज है, बिल्कुल। मन में दिमाग में यही रखना है। और एक चीज बता दूं कि ये जो यूनिवर्स है ना, इससे मतलब क्या है ना कि आपकी सोच से बाहर कुछ होता ही नहीं है। ये चीज आपको पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस होगा तो हमारे मन में जब ये चलता था ना, तो एक क्लियर मैसेज जो यूनिवर्स को हम दिए थे ना कि भाई मुझे सिविल सर्वेंट से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, 2019 में ही। और मेरे घर वाले बहुत लोग कि अरे दरोगा वाला भी दे दो, ये भी दे दो, अदर पीसीएस भी दे दो। लेकिन मेरा था कि मुझे बिहार में ही रहना है और बीपीएससी को ही क्लियर करना है। और हम कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, बस एक बार दरोगा का फॉर्म भरे थे, पीटी निकला था, क्योंकि जबरदस्ती भराया गया था मेरे से, पीटी निकला। लेकिन हम मेंस देने नहीं गए क्योंकि दौड़ वौड़ मेरे से होता नहीं। तो पहले तो आप, हमको लगता है कि क्लियर करिए कि आपको करना क्या है। कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, हमको लगता है कि इसको इग्नोर ही करना चाहिए। एक चीज एकदम प्लान बी मेरे पास था ही नहीं, बस प्लान ए पे ही हम काम कर रहे थे। और हमको लगता है कि बस यही पॉजिटिविटी बहुत काम करती है। 69 का जब पीटी का क्वेश्चन मेरे सामने आया ना, तो मुझे लग रहा था कि गया, नहीं होगा मेरा इस बार। लेकिन फिर मेरे मन में अगले ही पल ख्याल आया कि चलो जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन इस युद्ध के लिए इतने दिनों से, मतलब वो युद्ध के मैदान की तरह था मेरे लिए, जिस युद्ध के लिए हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, फिर उससे पीछे क्यों हटे। लड़ना तो एक योद्धा का काम होता है ना, तो मैं लड़ूंगी। और पूरी हिम्मत के साथ एकदम शांत दिमाग से 10 बार अपनी सांसें ऊपर नीचे, मेडिटेशन की, क्वेश्चन छोड़कर 5 से 7 मिनट मेडिटेशन करने के बाद फिर हम अपना पेन उठाए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। पीटी हुआ मेरा। तो शांत दिमाग ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तो कह रहे हैं आप लोग मेंस हो या इंटरव्यू हो या पीटी हो, सबसे पहले अपने आप को शांत करिए। और जितना आपके पास है ना, यकीन मानिए बहुत है, और उसी में लड़ना है और उसी में अपने आप को बेस्ट दिखाना है, और ऊपर वाला भी साथ देगा आपका। देखिए, एक चीज मैं इसमें ऐड करूं कि एक होता है ना कि टॉपर बन जाने के बाद, सिलेक्शन हो जाने के बाद झूठ मूठ का अलग से भोपाल क्रिएट करना। हम लोगों के, हमें सुन के काफी अच्छा लग रहा है कि जो बातें एकदम रियल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, वो बातें आपके सामने आके ईमानदारी से बता देना कि मुझे एग्जामिनेशन में डर लगता था, मैंने इस तरीके से एग्जामिनेशन दिया और 5 बार सांसें ऊपर नीचे की, उसके बाद मैंने पेपर लिखा और फाइनली मैंने सिलेक्ट हुआ। तो इस बात से आप रिलेट कर सकते हैं कि जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो बाद में जाके ऑफिसर बने, टॉपर बने, लेकिन आज आपके सामने इसी तरीके से बैठे रहते हैं और इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप इससे प्रेरणा लीजिए कि जब ज्योत्सना कर सकती है, इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके और इतनी ईमानदारी पूर्वक बता करके, तो आप भी अपने कर्तव्य के प्रति और अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए। कोई दूसरा चीज नहीं होता है, बीपीएससी बहुत भी कोई बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है, आपको आराम से उससे पास कर सकते हैं, बस उसमें उसके प्रयास में ईमानदारी रहना चाहिए। दूसरा बात कि बीपीएससी दे रहे हैं, इसके साथ साथ 4-5 एग्जामिनेशन और भी दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा भटकाव पैदा कर देता है, उस भटकाव से बचना चाहिए। चाहे
देखिए अभी पीटी चल रहा है, इंटरव्यू का तैयारी करना, ये तो बीपीएससी का अपना प्रोसेस है, इसमें आप जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारे फॉर्म हैं, कभी इधर का फॉर्म कभी उधर का फॉर्म, उसमें नहीं होगा। एक चीज को समझिए कि कोई ग्रुप डी का भी फॉर्म है ना, तो उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फोकस होकर पार्टिकुलरली ग्रुप डी का ही तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने जितना फैक्ट रखा है या जितना उन्होंने मैथ्स बनाया है आपने शायद नहीं बनाया है। तो आप, एक कहावत है ना कि गड्ढा अगर एक जगह खोदते रहिएगा तो आगे चल के वो कुआं बन जाएगा, लेकिन एक गड्ढा आप दूसरे दूसरे जगह खोदिएगा तो कोई भी गड्ढे से पानी निकलने वाला नहीं है। तो फोकस्ड होके मैं एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करना है, ज्यादा भटका जीवन में नहीं लाना है। आप भी आज नहीं तो कल जरूर सफल हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस सूरज पूछिए सवाल। सर में एक क्वेश्चन मेरा भी है मैम से। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि इंटरव्यू के समय फेशियल इंप्रेशन और फेस पर जो स्ट्रेस दिखता है उसको स्माइली फेस में किस तरह कन्वर्ट करें। मैं आपको आपका फेस बार बार नोटिस कर रही थी मॉक वाले इंटरव्यू में भी कि आप कितना अच्छा फेशियल इंप्रेशन दे रहे हैं, और मेरे फेस पर स्ट्रेस दिखने लगता है। सुनिए, बताऊं आपको सही सही, तो मेरे फेस पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत, ये प्रैक्टिस से ही खत्म होगा। अभी इतनी देर से यही बातें चल रही थी। मेरा तो ऐसा होता था कि बोल ही नहीं पा रही थी, शुरू शुरू में जब क्वेश्चन पूछा जाता मेरी सांसें अटक जा रही थी, नाम तक भी मेरे से बोला नहीं जा रहा था। ये एक्सप्रेशन भी ना, वही तो बता रही हूँ, जब आप आएंगे ना यहाँ पे, तो जब आपका इंटरव्यू होगा, आप दूसरों का इंटरव्यू जब देखेंगे ना, तो ये आप सीख जाएंगे कि कैसे कब कहाँ क्या एक्सप्रेशन देना है, कैसे बोलना है। ये बहुत छोटी बातें हैं, अभी अभी लग रही होंगी आपको बड़ी बातें, लेकिन जब आप बहुत प्रैक्टिस करिएगा ना, यहाँ सर बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करवाते हैं, आप करिए, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, जी और मैम, उसमें थैंक यू। बहुत सारी तो कमियां मैम पता चलेंगी आपको। मेरे साथ यही दिक्कत था कि फेशियल इंप्रेशन को मैं कैसे मैनेज जाएगा, करूं, हो मतलब जाएगा हो फेस जाएगा, सीरियस प्रैक्टिस, दिखने लगता है। नहीं प्रैक्टिस से चला जाएगा वो। देखिए एक चीज होता क्या है ना, स्टार्टिंग में हेजिटेशन सबको रहता है, वो जितना को भी था। आप अपने इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू का है भी, आप चाहे तो देख सकते हैं, वो लिंक हम अवेलेबल करवा देंगे। तो होता क्या है कि धीरे 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 प्रैक्टिस चीजें दूर होती चली जाती हैं, और फिर हम लोग बाद में सिखाते भी हैं कि आपका फेस इस तरीके से देखा। इतनी मैन्यूट मैन्यूट चीजों पे बात करते हैं, जैसे कोई लड़का है वो सेविंग करके आया है या सेविंग नहीं करके आया है, या उन्होंने उसको सेविंग पे बिना सेविंग का ही अच्छा लगेगा, हम लोग वो भी सलाह देते हैं कि आप चश्मा बदल लीजिए, अपना अपना सेविंग कर लीजिए, लेकिन आप अपना जो है कि सेविंग मत कीजिए, आप दाढ़ी के साथ जाइए, बियर्ड थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, ताकि आपका लुक किस तरीके से मैनेज करे वो हम लोग एक एक करके, लड़की को लड़का को, मैम भी हमारे साथ जुड़ती हैं, वो हर एक लड़के को उसके ड्रेसिंग सेंस वगैरह के बारे में, हर चीज के बारे में एकदम छोटी छोटी चीजें, जो माइन्यूट माइन्यूट चीजों पर बात करते हैं, ताकि आपको उस समय ये फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होगा, या हम साड़ी पहन के जाएं या सूट पहन के जाएं, वो मैम आएंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। हम लोग भी लड़कों को बता देते हैं कि किस तरीके का आप ड्रेस पहनेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, किस कलर का आप सूट सिलवाएंगे, ब्लू कलर का सिलवाएंगे, नीलो कलर का सिलवाएंगे, ब्लैक कलर का सिलवाएंगे, शूज कैसा लेंगे, सॉक्स कैसा लेंगे, हर एक बातें। जो चश्मा है आप उसको ऑफिसर की तरह लेके जाइए, पहनिए, या आपको क्या पहनना क्या नहीं पहनना, वो लगभग हर चीजों पर बात होती है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, और दोस्त है कि थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन इंटरव्यू में रखने का प्रयास करना है, जिससे कि उसको लगे कि हाँ बच्चा बहुत जो है कि स्ट्रेस में नहीं है। और दूसरा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो स्ट्रेस वाला एक्सप्रेशन आएगा ही क्यों, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पूछिए। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके जो 19-20 मिनट का जो इंटरव्यू चला था उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो किस पर मतलब डिस्कशन हुआ था? तीन थे वो लोग, तीन थे। तो ऐसा था कि जो चेयरमैन सर थे वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे थे, और मेरे में मतलब सोशल मीडिया में ऐसा हो गया ना कि 5-7 मिनट सोशल मीडिया, और बिहार की जो योजनाएं हैं उसमें उसमें करीब करीब 4-5 मिनट, तो 8-9 मिनट तो इन्हीं दोनों टॉपिक पे चला, और फिर मैम जैसे बाकी, आप हाँ नहीं आप कंटिन्यू करिए। हाँ, और बाकी फिर से मतलब तीनों ऐसा हो रहा था कि राउंड राउंड करके वो घुमा रहे थे, कि फैक्चुअल क्वेश्चन क्वेश्चन भी तीनों ही पूछ रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट से। और फिर दो सर थे, चेयरमैन सर के जो अलावा जो दो सर थे,
वो योजना और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे से पूछ रहे थे कि और बताओ ऐसे करके। तो मैम महिलाओं के लिए योजना पूछे थे। ओके मैम, जैसे आप फीमेल कैंडिडेट थी इसलिए हमसे फीमेल के मतलब योजनाएं पूछी गई। फिर आपने कुछ इंटरव्यू में ऐसी मतलब अपना पक्ष रखा होगा जिससे सोशल मीडिया आया होगा, तो इस वजह से उसमें डिस्कशन का मतलब डिस्कोर्स हुआ। नहीं, वो सर का मानना था ना कि तुम एक्सेप्ट करो ही। वो शुरू में ही बोलने लगे कि सोशल मीडिया, वो ऐसे ही स्टार्ट ही किए कि सोशल मीडिया बहुत खराब चीज है, किसी को भी यूज नहीं करना चाहिए। देखो बच्चे यहाँ ऐसे हो रहे हैं, वहां वैसे हो रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? तो बोले सर सोशल मीडिया यूज करना वो हम पे डिपेंड करता है। इसको हम अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं और गंदे तरीके से भी, मतलब बैड वे में भी यूज कर सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उनका था कि नहीं तुम बोलो कि खराब है। हम सारी बातें बता देते कि नहीं सर मेरे यहाँ तक पहुंचने में बहुत बड़ा, फिर भी बोलते कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, तुम बोलो कि, मतलब ऐसे ही बोलते थे कि नहीं तुम बोलो कि खराब है। फिर हम नहीं एक्सेप्ट नहीं किए। हम लास्ट क्लास तक मेरा यही था कि नहीं, सोशल मीडिया कैसे यूज करना है ये हम पे डिपेंड करता है। थैंक यू मैम। जी श्रेया कुमारी पूछिए। मैम आपने एससी के लिए क्या एक्स्ट्रा अप्रोच लगाया था? इससे के लिए एक्चुअली ऐसा था ना कि हमने टॉपिक्स बांट लिए थे। ये सोच लिए थे कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, क्या ही चलेगा। एक तो महिला का टॉपिक, गरीबी, कृषि, अम, पर्यावरण, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ चीजें ऐसा है कि इससे बाहर आप जा ही नहीं पाएंगे। तो हमको लगता है कि इस चीज को आप लोगों को भी अपनाना चाहिए कि जो रिलेशंस हैं हमारे फॉरेन कंट्री के साथ वो हो गए, करेंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी में वही है कि ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सब जो ऐसे का टॉपिक था ना, तो हमको हर चीज से रिलेट करना था और हम यही किए भी। जैसे कृषि ही था, जैसे कृषि पर हम लिखे थे, तो बहुत छोटी छोटी चीजें कि कैसे कृषि, मतलब उस टाइम था कि कैसे कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चेंज कर सकती है। तो हमने मतलब उसको कि जैसे दूध है, दही है, पनीर है, मतलब इसको जैसे तीसी है तो उससे ना ओमेगा 3 वो बनता है। जैसे मछली है तो उसका कैप्सूल बनता है, ओमेगा 3 कैप्सूल। मतलब पूरा एक सपना मतलब दिखा देना। तो जो बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़े स्तर पे जोड़ देना कि मछली है तो आप वो फ्लिप कार्ड वगैरह पे काफी ओमेगा 3 का टेबलेट काफी महंगा मिलता है, 2200-2300 का डब्बा मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके हम जोड़े थे। महिला है तो उसको पहले कैसी थी, वैदिक युग में कैसा था, उत्तर वैदिक काल से ऐसा हुआ, आज ऐसा है, आगे क्या हो सकता है, या अभी भी बहुत सारी कंट्री हैं जो कि बहुत बेहतर कर रही हैं। तो महिलाओं का ये ग्लोबल वार्मिंग में क्या रोल हो सकता है, गरीबी हटाने में क्या रोल हो सकता है, मतलब चीजों को हर जगह ना रिलेट कर देना है, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, ऐसे 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 कर करके, सांस्कृतिक, जो ऐसे करके हम लोग वो आंसर लिखते हैं ना, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बस उसी में वो डिवाइड करके और सब जगह जोड़ते चले जाइए जो भी टॉपिक्स है। और ऐसे को सच पूछिए तो लिखते तो हम जीएस ही थे, लेकिन ऐसे को सोचते बहुत ज्यादा थे। करीब आधा घंटा मेरा डेली का रूटीन था कि टहल करके ये टॉपिक देख लेना और फिर उसको सोचना कि इसको कहाँ कैसे रिलेट करें। और यकीन मानिए आप एक ही टॉपिक ना आप 3 दिन सोच कर देखिए, आप देखिएगा चौथे दिन आप बहुत अलग चीजें सोच पा रहे हैं उस एक टॉपिक पर। और जहां आप 3-4 चीज इसको कलेक्ट करना सीख लिए ना, हर चीज से रिलेट करना, आप लिख कर देखिए ना, और उसको 2 दिन बाद पढ़िए, देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है नहीं है। और सर लोग भी काफी अच्छा बताते हैं। तो
सर भी आपको गाइड कर देंगे कि हाँ आप और कहाँ रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। जो डायमेंशन की बात आती है तो हम लोग जब ऐसे के क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बार बार बात करते हैं कि पिस्टल अप्रोच रखिए। पिस्टल का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, बिल्कुल लीगल है। इस तरीके का अप्रोच अगर आप रखते हैं तो वो अलग अलग डायमेंशन उसके खुलते चले जाते हैं। उसके बाद यूपीएससी में जो उसका सिलेबस है GS1, GS2, GS3, GS4, GS1 में भी फिर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सॉरी हिस्ट्री है, उसके बाद करंट आर्ट एंड कल्चर है। तो इस तरीके से चीजों को, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, तो इन तरीके से उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करना है किसी भी टॉपिक के बारे में। और उसको उसके डायमेंशंस को पहले जो है कि एक माइंड मैप तैयार कर लेना अपना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, और उसके बाद फिर उसका आंसर करना है जिस तरीके ज्योत्सना ने किया था कि हर डायमेंशन को लाया। अगर आप ऐसे में बहुत सारे डायमेंशन को आप सोच सकते हैं तो obvious सी बात है कि आपको मार्क्स बहुत बेहतर मिलेंगे। जिस तरीके से 193 मार्क्स मिले हैं ज्योत्सना को, आप सोच सकते हैं बहुत बेहतरीन मार्क्स होता है 193, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स ही है ये, बहुत बेहतर मार्क्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछिए रोहित। जी सर, मैम मेरा प्रश्न है कि इंटरव्यू में सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाने की कितनी संभावनाएं होती है और ये किस नेचर की हो सकती है, और इसका उत्तर मतलब किस रूप में मतलब हम दे सकते हैं ताकि इम्प्रेशन अच्छा हो। हमको जहाँ तक मेरा अनुभव है, सिचुएशनल क्वेश्चन वो आपसे ही रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो अपने बारे में कुछ आपसे पूछ दे। तो सिचुएशनल क्वेश्चन वो आपसे ही रिलेटेड होगा। तो इसका प्रैक्टिस आप जब सर के साथ करेंगे तो वहाँ पे जैसे सिचुएशन बनेगा ना, इस चीज को आप वहीं सीख पाएंगे। और बहुत चांस बनते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन बनने के, और बनते हैं। सिचुएशन से ही वो क्वेश्चन क्रिएट होते जाते हैं। और कहा जाता है कि बेस्ट इंटरव्यू वही माना भी जाता है कि सिचुएशन से क्वेश्चन क्रिएट हो, फिर आप जवाब दें, फिर क्वेश्चन क्रिएट हो। बिल्कुल। थैंक यू। ये जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है ना, इसको हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं कि कोई सिचुएशन आपको दे दिया गया कि आप इस पद पे हैं, आप क्या कार्य करेंगे। उसके बाद फिर आपका रिएक्शन टेस्ट हम लोग करते हैं कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके बहुत सारे पहले तो क्लासेस करवा दिए जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाते हैं। करीबन 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन अलग अलग डायमेंशन के प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे, तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसको कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन का श्रृंखला स्टार्ट किया है आपको बनाने के लिए, इंटरव्यू बैच में वो पेड ग्रुप में देखते होंगे, मिलता होगा, तो उसमें दिया गया है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए कि बिहार अभी तो वो बिहार से चल रहा है, उस तरीके से आएगा, सिचुएशन वाला क्वेश्चन भी आएगा। उसमें हम लोग जैसे भी चर्चा कर रहे हैं 50 क्वेश्चन का एक सेट तैयार करके दिया गया बनाने के लिए कि बिहार पहले जो है कि बहुत अमीर था, अभी बीमारू राज्य की कैटेगरी में कहना उसको सही रहेगा या नहीं रहेगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद जो है कि क्या कहते हैं विकास के राह में आगे बढ़ा है, लेकिन बिहार में अभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो आप बिहार के विकास के लिए क्या सुझाव देंगे? अगर आप बिहार का मुख्यमंत्री होंगे तो विकास के लिए किस तरीके से कार्य करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो इस तरीके से उसके बाद फिर आप SDM है, आप DYSP हैं, इस तरीके से पॉलिटिकल टेंशन हो गया है, वहां कोई धार्मिक झगड़े हो गए हैं या मंदिर के सामने से जो है कि वो तजिया लेके जाने नहीं दिया जा रहा है, तो आप वहां पे क्या करेंगे। जितने भी इस तरीके से सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं और आपके पर्सनल सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सुभाष पूछिए। सर नमस्ते, सर नमस्ते मैडम। सर हमारा एक मन में बहुत लंबे समय से सवाल चल रहा है। मैं ग्रेजुएशन 2012 में कंप्लीट कर लिया था सर, और बीच में मैं तैयारी किया। एक्चुअली मैं अभी जॉब में हूँ, रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और मैं जब तैयारी चालू कर दिया सर, लास्ट टाइम 70 दिया, तो 70 में मेरा उतना अच्छा तैयारी नहीं कर पाया टाइम के चलते। 71st को थोड़ा मैं कर रहा हूँ सर। इंटरव्यू के रिलेटेड मैं ये कि 2012 से अभी का जो ये गैप है सर, तो इस चीज से रिलेटेड हमारा जो इंटरव्यू में कुछ प्रश्न उठाया जाए, तो प्रॉब्लम हमारा क्या है सर कि हमने जो फॉर्म डाला है जॉब नहीं दिखाया है सर उस पर कि मैं जॉब में हूँ, एज ए स्टूडेंट दिखाया है। तो इंटरव्यू में जॉब रिलेटेड हम कुछ बता नहीं सकते। तो ये चीजें कितना मायने रखेगा सर, कैसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं हम? देखिए सुभाष, एक्चुअली आप अगर जॉब को लिख देते तो आज आपको ये प्रश्न पूछने का हमसे नौबत ही नहीं आता, क्योंकि जैसे ही जी आप लिख देते कि मैं 2012 में ग्रेजुएशन किया है और 2012 से जॉब में, कब से आप जॉब में? 2016 से हूँ सर। 2012 में आपने ग्रेजुएशन किया था, इंजीनियरिंग किया होगा, उसके बाद आप 2016 से जॉब में है। 2016 से अगर जॉब में अभी तक हैं तो आपको कोई भी नहीं जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं थी।
क्योंकि आपने लिखा नहीं है। अब इसका आंसर थोड़ा सा लंबा बनेगा, फिर आपसे पर्सनली बात करना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ जॉब में दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम इस जॉब में थे, या इस तरीके से कहीं ना कहीं वर्किंग में। देखिए, अर्निंग विथ लर्निंग का कॉन्सेप्ट हम लोग सिखाते हैं क्लास में। तो अर्निंग विथ लर्निंग का कोई एक कॉन्सेप्ट, उसमें 50-60 कॉन्सेप्ट है कि ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये करते थे, ये करते थे। उसमें से एक दो कोई अच्छा लगेगा, उसके ऊपर फिर बात कर लेंगे हम लोग। फिर आप अर्निंग विथ लर्निंग आप दिखा देंगे और फिर हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात ये है नहीं। और दूसरी है कि पूछा तभी जाएगा जबकि उन्हें इस तरीके का कोई फील आएगा कि हाँ आपने ग्रेजुएशन बहुत पहले किया है क्या। जब वो कुरेद कुरेद के सवाल निकालना स्टार्ट करेंगे तभी ये पूछा जाएगा। अदरवाइज आप ये भी निश्चित हो सकता है आपसे पूछा ही ना जाए कि आपका गैप कितना है, तो उसमें भी आप बच्चे जी निकल सकते हैं। तो एक्चुअली मैं जी सर, कैसे हुआ मैडम बताओ मैडम कि से यही जानना चाह रहा था सर कि मैडम कहीं ये मतलब कि हमारा जो सेशन जो रहता है, आपने कब ग्रेजुएशन कर लिया, इतना टाइम हो गया, तो इस चीज़ से डायरेक्टली लोग उठाते हैं या बहुत कम रेयर केस ऐसा रहता है कि एजुकेशनल का जो आपका सेशन है उससे कम पूछा जाता है या फिर लगभग लोगों से पूछ लिया जाता है, ये चीज़ मैं जानना चाह रहा था सर। नहीं समझ आया मुझे, आप क्या पूछना चाह रहे मैडम मैं पूछना चाह रहा कि हमारा ग्रेजुएशन किए हुए नहीं भी तो लगभग 12-13 ईयर्स हो गया मैडम। हैं। तो इंटरव्यू देने जब हम जाएंगे तो मतलब कि हमको क्या मन में रहता है कि लोग पहले पहले ये पूछेंगे कि 12-13 ईयर्स का गैप बहुत लंबा होता है, तो ये बिल्कुल। चीज पे मतलब कि कितना चांस है कि ऐसा टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा या फिर कम ही चांस है, ऐसा चीज को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है गैपिंग को लेकर के, मैडम ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हमको लगता है कि आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जनरली एक हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा है कि लड़के पढ़ाई लिखाई समाप्त करके जॉब करते हैं, लेकिन आप इतना टाइम क्यों, कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, कहाँ बर्बाद कर दिए, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे हाँ पूछा जा सकता है। हाँ, यही चीज मेरे मन में मतलब कि हाँ, एक्चुअली मैडम मैं जॉब दिखाया नहीं, मेरे को जॉब दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं, जॉब के फील्ड में आए तो मैं पूछेंगे संभाल लूंगा। पूछेंगे, बिल्कुल तो पूछेंगे। मैं बता इसका देता हूँ। जवाब ना आपको सर लोग बेस्ट, जब आप मॉक देंगे ना, सर बहुत अच्छा बना कर देंगे आपको, क्योंकि जी हमको भी सर ही सिखाए थे कि कैसे बोलना है इस चीज को, कैसे क्वेश्चन वाला जस्टिफाई करना है अपने आप को कि पर्सनल यस सर। टाइप का प्रश्न होता है। भी हर बार बच्चे मिलते हैं ऐसे, कोई 2007 में ग्रेजुएशन कर लिया है, कोई 2012 में, 2013 में, और वो हर बच्चे जी सिलेक्ट होते गए। ज्योत्सना का ग्रेजुएशन बहुत पहले का हो जाता अगर ये की हुई थी तो, क्योंकि इसके भी 17 साल के गैप है। इस बात का चिंता नहीं करना है। हाँ इसका बात एक्चुअली सर मैडम का मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आया। एक्चुअली डे 1 है सर हमारा आपका सेशन में आए हुए, आपके ग्रुप में बहुत लंबा से हूं मैं सर, लेकिन व्यस्तता के चलते आप मैसेज देखता है सब चीज, स्टडी मटेरियल का लाभ लेता हूं सर, बट कभी फेस टू फेस नहीं हो पाया था, कभी आपसे बात नहीं हो पाई थी। तो सोचा आज मैडम का भी लंबा ड्यूरेशन है, इसलिए मैं आज सब प्लान हटा करके सेशन ज्वाइन किया था सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सेशन को ज्वाइन किया। इसके लिए मैं बता देता हूँ कि एक वीडियो जो इस साल भी मैंने पढ़ाया है उसको मैंने पब्लिक करवा दिया है। उसमें मैंने बताया पूरे, देखिए 2-3 क्लासेस लग जाते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने में आपको। वो 1 घंटे का एक वीडियो आपको डेमो वीडियो के रूप में अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। उसमें जाके देखिएगा गैप ईयर से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न। उसमें मैंने बताया कि 3 से 4 साल का गैप रहेगा तो कैसे आंसर करेंगे, 5 से 7 साल का गैप रहेगा तो कैसे आंसर करेंगे, 7 साल से 10 साल के ज्यादा का गैप रहेगा तो आंसर कैसे करेंगे, वर्किंग है तो आप कैसे आंसर करेंगे, जिस महिलाओं की शादीशुदा हो गई है वो कैसे आंसर करेंगे, जो सिर्फ प्योर स्टूडेंट है और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लर्निंग विथ अर्निंग है, नहीं भी है, बिल्कुल ही सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले 7 साल 8 साल से तैयारी कर रहे हैं और कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे आंसर करेंगे। इसके लिए एक लंबा सेशन हमने लिया है, वो यूट्यूब पे फ्री में भी उसका एक वीडियो मैंने अवेलेबल करवा दिया है। उसे आप जाके देखेंगे तो आप बहुत सारे प्रश्न वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज हम लोग क्लासेस में तो इन चीजों के बारे में बात करते ही हैं, और पर्सनली भी स्टूडेंट से बात करते रहते हैं कि आपका पार्टिकुलर आंसर क्या हो, क्योंकि ज्योत्सना को भी मैंने ही बताया था इसका पार्टिकुलर आंसर, कि इसका पार्टिकुलर आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है इस बारे में। ठीक, नहीं सर, चिंता तो ऐसे भी कम है, आपके ग्रुप से जब से जुड़ा हूँ थोड़ा सा हमें मोटिवेशन बोले तो स्टडी का यहीं से आया सर। पहले मैं छोड़ दिया था एक्चुअली बीच में, लेकिन अब थोड़ा सा एक होता है आदमी थोड़ा पूरा समर्पित हो जाना, बोले तो अब धीरे धीरे ज्यादा प्रयास में हूँ सर। बीच में पहले आपसे जुड़ा रहता या बीच में मैं स्टडी ड्रॉप कर दिया सर, एक्चुअली नहीं ड्रॉप किया रहता या फिर अच्छे लोगों के संपर्क में, अच्छे गुरु के संपर्क में रहता तो आज ठीक रहता मेरे लिए, बट ओके कोई सर बात कोई नहीं, कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा है,
और अगर आप अब सोच में लाए हैं इस चीज को और आप करने में लग गए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सफलता तय है, इसलिए फुल कॉन्फिडेंट होकर दीजिए, थैंक यू बिल्कुल मैडम। सफल होंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। और हम लोगों को भी एक गुरु के रूप में यही अंतिम में सुख खुशी मिलता है कि हाँ, बच्चे धीरे धीरे ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आप मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। चलिए अगला सवाल रणवीर से लेते हैं। थैंक यू सर। पूछिए रणवीर। जी सर। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैम मेरा सवाल भी सेम ही है। मैं भी 2012 में ही ग्रेजुएशन किया था मैंने, और अभी तक तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस छोटे-मोटे ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ। और तो इसको मैम फिलअप करने के लिए क्या करना, मतलब क्या ही बताना पड़ेगा? ट्यूशन पढ़ाते हैं ना आप? हाँ, ये ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ तो ठीक है, अच्छा तो है। उसको थोड़ा सा बड़े स्तर पे बोल देना है रणवीर, जो ट्यूशन आप पढ़ा रहे हैं ना, उसमें बता देना है कि हम जी। लर्निंग विद कर रहे हैं सर, और इन बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और उसको थोड़ा सा जो है कि ग्लोरीफाई करके चीजों को रखना है, क्योंकि ट्यूशन शब्द छोटा हो जाता है। आप बताइए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, नहीं कुछ है तो हमारे इंस्टीट्यूट का आप बताइए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के आपको हम दे देंगे। ऐसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती नहीं है, तो आपका काम बन जाएगा। अब मैं मैनेजमेंट का भी मैंने सर 2023 में मैंने सर एक बार मैं वो ऑडिटर वाला जो एग्जाम हुआ था ना, हाँ तो उसमें सर मेरा पहला अटेम्प्ट ही था वो वाला, तो मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। तो वो उस समय तो मेरे सिर्फ ऑप्शनल एंड ऑनर्स से ही उन्होंने लगभग 25 से 27 सवाल पूछे थे। देखिए, जो एओ वाला या एफएओ वाला एग्जाम होता है ना, उसका जो इंटरव्यू होता है या जुडिशियल सर्विस का होता है, वो अलग तरीके का होता है। उसमें इस तरीके के जनरलाइज्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बीपीएससी में इंटरव्यू बहुत तरीके के होते हैं, हम लोग तो बहुत तरीके के इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन जो ये बीपीएससी जनरल वाला है, जो बीपीएससी है रियल में, उसका इंटरव्यू में ये सब सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको तैयार करने के लिए बता दिया जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। मेरे से भी पूछा गया था, तो सर बताए थे कि ऐसा करिएगा कि बोल दीजिएगा कि बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, तो मैं यही बोल कर आई थी कि सर बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, अगर पूछ ले तो। और बड़े संजोग की बात है कि उन्होंने पूछ भी लिया कि आप करती क्या हो, तो ऐसे खाली बैठना बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, तो ट्यूशन बेस्ट है। मैम मेरे साथ एक और बहुत बड़ा सर एंड मैम, मेरे साथ एक और बहुत बड़ा ट्रेजेडी ये है ना कि जैसे मैं पीएच कैंडिडेट हूँ, और पीएच में मैं 100% पीएच कैंडिडेट हूँ, तो मतलब मेरे से कुछ ज्यादा ही सिचुएशनल टाइप क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे क्या लोग? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसको आप बिल्कुल ऐसा ना लेके आपको और मोटिवेट होंगे आपसे। ये तो समाज में प्रेरणा की बात है, वो भी चाहते सर वो लोग मेरे से पहला क्वेश्चन उस बार वही पूछे थे ना कि अगर गवर्नमेंट से आपको कुछ अगर डिमांड करना हो तो आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? तो सर सडनली मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आने के बाद मतलब चौक कर गया था मेरा दिमाग कि क्या ही पूछना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही आया कि थोड़ा सा पीएच कैटेगरी को भी सब क्लासिफाइड किया जाना चाहिए। तो मैंने हमको लगा कि मतलब कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है मेरे आंसर से। एक्चुअली पीएच कैटेगरी पहले से ही सब क्लासिफाइड है। नहीं सर, जैसे कि जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड होते हैं ना, ऑर्थोपेडिक कैंडिडेट जो होते हैं ओएच कैटेगरी, तो सर होता क्या है ना कि उनमें कुछ एक ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं, पता नहीं कैसे उन लोगों को मिल जाता है वो सर्टिफिकेट, जो उनका पैर वैर टूट गया या थोड़ा सा भी मतलब अगर टेढ़ा होके चल रहे हैं तो उनको 45% मिल जाता है, और क्राइटेरिया तो 45% वालों को ही मिल जाता है वो। और होता क्या है सर कि जो जिनको अगर पैर से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो पेपर में बैठ के अगर पेपर दे रहे हैं तो वो तो अपने हाथ से लिख रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जिनका हाथ ही नहीं है, उनको मिलता है 10th का राइटर। अब उस 10th के राइटर से वो कितना ही लिखवा पाएंगे? वो अपने जीवन में एग्जामिनेशन 15 पन्ने से ज्यादा नहीं भरते, यहाँ भरना है 60 पन्ने। देखिए रणवीर, आपसे जब उन्होंने पूछा था ना सवाल, तो आपको स्पेसिफिकली इस तरीके का बात बताना चाहिए था उनको। आप वो आपने जनरल आंसर कर दिया कि उसको सब क्लासिफाई करना चाहिए।
वो एक्चुअल में क्वालिफाइड है। आप यूपीएससी वाला भी देखेंगे, उसमें भी PH1 PH2 वो पूरा का पूरा डाटा डिटेल रहता है। इसमें भी ऑर्थोपेडिक लोकोमोटर जितनी भी तरीके की डिसेबिलिटीज रहती हैं वो सारा इसमें भी दिया हुआ रहता है। आप कोई पार्टिकुलर बात बोलते हैं या फिर जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना चल रहा है उसमें आप कुछ डिमांड करते पार्टिकुलर, तो उनको सुनने में अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं, इस तरीके के प्रश्न आते हैं और आपको इस तरीके के प्रश्नों के लिए इसको तैयार कर मतलब जो मैंने अभी बताया क्या सर, उसको मैं ब्रीफ कर सकता हूँ अगर नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अगले क्लास कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी प्रश्न ले लेते हैं हम लोग बच्चों का। हाँ जी, सर। सूरज। जी। सर मेरा हाँ, एक सूरज। छोटा सा सवाल है। बहुत ध्यान। हेलो सर। बोलिए बोलिए सूरज। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं? मुझे खुद पता ही नहीं रहता कि मैं ये काम कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जबकि मेरा 69th भी क्लियर हुआ था, पीटी क्लियर हुआ, 70 भी हुआ है, और मैं एमडी कैटेगरी से पीएच कैंडिडेट मैं भी हूँ। अभी सर का बात सुना, रणवीर सर का बता रहे मेरा 100% किया हुआ, मेरा भी 60% है, लेकिन मेरा एमडी कैटेगरी सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाता है। पैर और आँख से थोड़ा दिक्कत है सर। वही कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं तो हो जाता है। तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं सर? थोड़ा सा सजेशन दीजिए। बताओ दोस्त, मैं कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे? आपके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो आपके सिचुएशन से आना चाहिए। आखिर आप में क्या कमी है? आप यूपीएससी वाले को वो क्या मुझे नाम याद नहीं है, और जिनका हाथ भी नहीं है, ईरा एक हाथ सिंघल, है ईरा लेकिन पैर सिंघल, नहीं है। ईरा हाँ सिंघल है मैम। वो, अच्छा नहीं, हाँ वो वो बॉय कैसे हैं कर? वो। इस बार तो ब्लाइंड है ये, इसका 96 या कुछ रैंक है। पिछले बार आया था बिल्कुल जेन्यू, हाथी सर। नहीं था। सर 69 में ही हाँ, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद रवि या कुछ करके हाँ है जो कि रवि है मैम, ब्लाइंड है। आरओ में आरओ हुआ बना था था। उनका, लेकिन अभी वो आईएएस बने हैं। हाँ 96 रैंक है। 69 में वो आया था। अब अरे पता नहीं। आप दूसरों का कॉन्फिडेंस है, आपको कौन कॉन्फिडेंस देगा? आप समझ कोई रहे हैं? कोई डीमोटिवेट कर देता है कि तुमसे नहीं होगा। अरे कौन आपको डिमोटिवेट कर सकता है? ऐसे लोग बहुत हैं। आप अंदर ही अंदर सोचिए, मेरे सामने भी जब लोग खड़े होकर बोलते थे ना, आप खुद को बोलिए उसी टाइम जब लोग आपको ताने दे रहे हो ना, उस टाइम उनको बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद को बोलिए कि आप ऑफिसर हैं। ये बात उसको पता चलेगा, वो दिन आएगा आपकी लाइफ में, और वो खुद आएगा आपको कांग्रेचुलेशन बोलने। क्यों डिमोटिवेट क्यों होना दूसरों से? कौन है वो? आपको कोई कैसे डिमोटिवेट कर सकता है बताइए? देखो, ये समाज में ताने हो दिए जाते हैं, इसको भी दिया जाता था कि बच्चों के पढ़ाने की उम्र में खुद पढ़ने के लिए तब निकल गई अंदर से। वही बात है। सर, तो इस तरीके की बातें होते रहती हैं समाज में, लेकिन उसको नहीं बताना है। खुद से मेहनत करना है, खुद के प्रति ईमानदार रहना है। किसी के कहने से जो है कि कुछ होता जाता नहीं है। एक कहावत भी है गांव में कि किसके कहने से क्या बिगड़ने वाला। ठीक है, अब एक बात एकदम ध्यान और रखो जीवन में, स्टूडेंट के। एक चीज और है, भोजपुरी में उसको बोलते हैं कि हंसता हुआ घर को भगवान बसाते हैं ना, तो हंसने दीजिए ना। हाँ, जी मैम सही बोल रहे हैं। अभी अभी हम क्लर्क पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अभी कम लगा है। 9th मंथ हो गया, 9 मंथ। अगस्त अगस्त से ड्यूटी ज्वाइन किया, बाका बहुत डिस्ट्रिक्ट में। बहुत अच्छी बात है, ये भी हो जाएगा, घबराइए मत। ठीक है। चलिए कुछ भी लास्ट लास्ट में कुछ प्रश्न लेंगे, तो जिन्हें भी पूछना है। प्रतिमा, आपने पूछ लिया क्या? नहीं सर, अभी तो उसी 4 आदमी हमसे बाद में आया, वो भी आगे हो गया। अच्छा ठीक, पूछिए आप। मैम, ये बताया जाए जैसे एक हम जैसे पंचायती राज में ऑडिटर के पद पर कार्यरत हैं अभी, ठीक। लेकिन हम पंचायती राज के बारे में डिटेल रूप से अध्ययन कर रहे थे, लेकिन जैसे एक और हम मेरा इंटरव्यू में नंबर थोड़ा कम आ जाता है, लगभग 60 के आसपास रहता है, ठीक। तो और वो हमसे जब डिस्कशन हुआ तो वो अभी मतलब बीपीएससी से 69 में बीपीआरओ बने हुए हैं।
तो उनसे डिस्कशन हुआ तो वो कहें कि यहाँ पर आप क्या कीजिए कि जो अपना जॉब वाला प्रोफाइल है उसको हटा कर एक इमोशनल कार्ड खेलिए, कि आप पे 2019 में ग्रेजुएशन किए, उसके बाद से आप कोई बिजनेस करने लगे और मम्मी पापा के एंगल को घुसा कर उसमें ले जाके आप एथिकल इमोशनल कार्ड खेलिए और पंचायती राज ऑडिटर को पोस्ट को छोड़ दीजिए। तो इसमें हम क्या करें मैम, जैसे कि हम पंचायती राज के बारे में गहन अध्ययन भी कर रहे थे, और दूसरा ऑडिटर के बारे में भी कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या अच्छा हो सकता, क्या बेहतर हो सकता है, अनेक समस्याओं के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ये सब बात उससे मतलब एक दूसरे को शेयर किए, तो उसके बाद से लगा कि नहीं, इमोशनल कार्ड खेलना चाहिए कि क्या करना चाहिए। और रुपेश सर से भी बोले कि कार्तिकेयन सर का नंबर दीजिए तो सर डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन तो मिला नहीं। लेकिन मंच मिल गया, उससे बेहतर मंच भी मिला है, तो इसमें हमको हमारा प्रदर्शन मिल जाता तो अच्छा रहता। क्या लगता है आपको, इतनी सफाई से झूठ आप बोल पाएंगे? अब तो देखना, मतलब यही तो हमको यही समझ में नहीं आ रहा, इसी डायलेमा के कारण आपके आप प्रैक्टिस मार्गदर्शन। करके देखिए ना, यहाँ पे सर जब मॉक टेस्ट लेंगे ना तो आप उसमें प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना वो बहुत कुछ कह देता है सामने वाले से, तो उसको चेंज करना होगा आपको। वो जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो सर आपको बता देंगे कि आप किस तरफ जाइए, देखिए या तो आप सबसे छुपा लीजिए। जी सर ये बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मत ऐसा करने का प्रयास कीजिए। जो भी आपको गाइड किए हैं ना, वो आपको गाइड नहीं किए, बिल्कुल मिसगाइड कर दिए हैं। एक झूठ को सत्यापित करने के लिए क्या कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 सत्य बोलना पड़ जाता है। इस तरीके की बातें हैं। नहीं, वो अगर ब्लंडर हुआ तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। मामला पंचायती राज का है तो पंचायती राज पढ़ लिया जाएगा। कार्तिकेयन सर जो आपको पढ़ाने के लिए आते हैं वो खुद ही पंचायती राज पदाधिकारी हैं, आप उनसे पूछ मैं लीजिएगा, ये सवाल पूछे हुए हैं। सर तो वो बोला गया ना कि जिसका जॉब हो जाता है ना उसको कम प्राथमिकता दिया जाता है कि दूसरे किसी को अवसर मिले, आज जबकि हम अरे लोग के क्या तुमको कौन ये गलत बात गलत बता है दिए? ये। वो तो मतलब कौन वो बता तो था? कौन क्या था बताओ। 69 में मेरा बहुत बच्चा है, स्टूडेंट है, क्या नाम था उसका? ये बिल्कुल गलत सलाह है। इस तरीके इसके सलाह से बिल्कुल बचिए कि जिसका जॉब हो जाता है उसके प्राथमिकता दिए। आपको पता है कि आप जाइए डिपार्टमेंट में ही देख लीजिए, 20-25-30% के आसपास बच्चे तो वो रहते हैं जो पहले से जॉब में थे, बीपीएससी में सिलेक्ट होते हैं। नहीं सर, जहाँ हम एग्जाम दे रहे थे ना, मेरे हॉल में पूरा लोग ये थी वाला था, सर्विसे वाला था सर। जिस हम जब जो मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था वहाँ पर ऑप्शनल था, तो वहाँ पर हमारे क्लास में इक्का दुक्का कोई अनजाने से बैठ गया हो कि जिसका जॉब नहीं हो। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है। उनको एक योग्य कैंडिडेट चाहिए। तुम पंचायती राज में ऑडिटर के रूप में काम कर चुके हो, बिहार सरकार में तुमको काम करने का अनुभव है, तुमने विभाग में ट्रेनिंग कर चुका है, तो तुमको वो जी चयन करने में प्राथमिकता देगा, क्योंकि उसको एक ट्रेंड अधिकारी मिलेगा। ये बात होती है, ना जी कि उसको नहीं प्राथमिकता दिया जाता। ऐसी कोई बात नहीं होती है। वहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जॉब में हो कि नहीं हो, तुमने आंसर कितना सही दिया। हाँ, ऑडिटर की बात है, तुम पंचायती राज में ऑडिटर के रूप में काम कर रहे हो, तो जितने भी तरीके के अकाउंट होते हैं ना, वो कार्तिकेयन सर को आराम से पढ़ा देंगे। पिछले बार भी एक लड़की थी ऑडिटर थी, वो फाइनली सिलेक्ट होकर बीपीएससी में गई है, अलियो बनी है, जी सेम तुम्हारे पोस्ट पे थी वो। जी तो जी वो कार्तिकेयन सर ने उन्हें पढ़ाया था, उसका एक क्लास ही लिया गया था पूरा कंप्लीट। जब वो पंचायती राज पढ़ाने आएंगे तो पूरा ऑडिटिंग सेक्शन भी पढ़ा देते हैं साथ के साथ। जी वो जी पढ़ा, जी मत कीजिए आप। ठीक है, इतना बताने के लिए थैंक यू सर मैम। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? समय भी काफी हो गया है। कुछ लास्ट में क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। अंजलि कुमारी, आप पूछिए, कुछ पूछना है तो। गुड इवनिंग मैम। मेरा प्रश्न था मैम मेंस के लेकर के, मतलब मेंस को कैसे मजबूत किया जाए मैम, प्रैक्टिस वगैरह क्या करना चाहिए? हेलो। यस सर। हाँ, शायद जो सर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, देख लेते हैं इसका। आई थिंक उसकी तरफ से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। तुम्हारा सवाल क्या है मेंस को? मतलब मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, मतलब इसको मजबूत कैसे किया जाए? मतलब मैंने 70th मेंस लिखी हूँ सर, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कमी रह गया है, तो उसके लिए कमी कहाँ पे रह गया, किस सेक्शन में, वो बताओ। कुछ तो DI मेरा रहा है, और फिर वहीं एसे में थोड़ा रह गया है सर।
देखिए, जिस सेक्शन में कमी रह गया, सबसे पहले डीआई के बारे में बार-बार बोलता हूँ। 70th बीपीएससी में ऐसा हो गया कि थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हो सकता है आगे भी टफ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70th बीपीएससी में डीआई थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, चिंता नहीं करना है। हर छात्रों को, लेकिन आगे से लेसन लीजिए कि डीआई में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि डीआई में अगर 72 में से 72 मार्क्स नहीं आते हैं तो दिक्कत हो जाएगा आगे के एग्जामिनेशन में। 70th बीपीएससी में क्या हुआ कि डीआई अचानक से टफ पूछ लिया गया है, ठीक है। जनरल बच्चों को वैसा कोई प्रैक्टिस नहीं था, तो जिन भी बच्चों का 70th बीपीएससी में डीआई छूट गया है या नहीं बना पाए हैं, तो उनको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब एग्जामिनेशन कंपटीशन क्या होता है, रिलेटिव मामला होता है। तुम्हारे दोस्त से भी नहीं बना है, तुमसे भी नहीं बना है, तो टेंशन नहीं लेना है। तुम्हारे दोस्तों के बीच नहीं तो कंपटीशन था, तो उससे भी नहीं बना, तुमसे भी नहीं बना, तो उसका चिंता नहीं करना। लेकिन आगे प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि सारे बच्चे अच्छे लेवल के डीआई के प्रैक्टिस करके जाएंगे। आप करके नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पहली बात। Yes. दूसरी बात कि जो मेंस को तैयार कैसे करना है, तो मेंस को तैयार करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट में GS1 GS2 ऐसे का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि आप उस पे जो आंसर लिखते हैं उसको बेहतरीन तरीके से कैसे किया कि आप रिप्रेजेंटेशन स्किल आपका कितना बेहतर है, उस पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो जब मेंस के हम लोग बात करते हैं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी इसमें कि GS1 में क्या करना चाहिए, GS2 में क्या करना चाहिए, ऐसे के लिए क्या करना चाहिए, उसके भी ऐसे के जो सेक्शन 3 में बिहार से संबंधित ऐसे पूछे जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत लंबे सवाल हो जाएंगे, चूंकि समय कम है। तो यही है कि आप मेंस को पढ़िए, सबसे पहले आपको कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद फिर उसके जो है कि आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करेंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में प्रेजेंटेशन स्किल पे बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। थैंक यू। तो और कहीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज टाइम बहुत हो गया है। लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके से ऑफिसर्स आपके बीच में आते रहेंगे, जो सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए, किन्हीं को कुछ एक आध प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। सर मेरे पूछिए सर मुझे आपसे ही पूछना था कि सर ये मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार, और डेट रिजल्ट कब तक आ सकता है? ये वाईफाई का हटा दे, मोबाइल थोड़ी चलेगा। हेलो। हाँ, हेलो, ठीक है, मैं बता देता हूँ। 420 प्लस माइनस 10 मैंने बताया था, वो पूरा कटअप का एक लंबा वीडियो है, उसको जाके देख लेना। 1 घंटे के आसपास उसमें पूरा डिस्कशन किया गया, हर एक फैक्टर को उसमें डिस्कशन किए हैं, ठीक है। तो उसको देख लेना। और उसके बाद है कि रिजल्ट कब तक आएगी, तो पेपर चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है। अगले क्या कहते हैं, अगले के अगले मंथ तक में आपका रिजल्ट आ जाने की संभावना है, क्योंकि लगभग कॉपी जांच हो भी गया है, और जो भी बचा हुआ है प्रोसेस सब, तो वो रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा जो 35% महिला रिजर्वेशन वाला मामला है, इससे रिजल्ट बहुत डिले नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अफवाह देख रहे हैं कि इस तरीके से महिला रिजर्वेशन वगैरह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है ये, जब तक आपका रिजल्ट आना तैयार होगा तब तक में सुप्रीम कोर्ट की केस होकर वो खत्म भी हो जाएगा, तो चिंता नहीं करना है। अगले अगले महीने तक में आपका रिजल्ट जो है आ जाने की बिल्कुल संभावना है। और रिजल्ट आने के बाद अगर इंटरव्यू का आप तैयारी करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल नुकसान में चले जाएंगे। अभी से आपको इंटरव्यू में लगना पड़ेगा। कारण यह है कि रिजल्ट आने के 17-18 दिन के बाद तो इंटरव्यू स्टार्ट ही हो जाता है। उस दरमियान आप क्या करेंगे, अपने मॉक इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, ड्रेस सिलवाएंगे जाकर के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करेंगे, या करंट अफेयर को पढ़ेंगे, या प्यार एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, कि पोस्ट प्रेफरेंस पढ़ेंगे, कि अपने बायोडाटा को तैयार करेंगे। आप कर क्या पाएंगे उतने कम समय में, इसलिए होता है, उसको पढ़िए और रिजल्ट तो आ ही जाएगा बहुत जल्दी। कटअप 420 के आसपास ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। हेलो। और क्या क्वेश्चन? हाँ, अलका कुमारी पूछिए। अलका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मैं ये जैसे मैं 67 का इंटरव्यू दी थी, तो उस टाइम मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में थी। तो मैं मतलब ये सब इंस्पेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से तैयारी करते गई थी कि शायद कुछ पुलिस एसर के बारे में पूछा जाए, लेकिन कुछ भी नहीं पूछा गया था। मेरा 2019 में ग्रेजुएशन हुआ था और मेरा केस छोटा सा है, तो मतलब ऐसा कुछ पूछे ही नहीं कि वो इतना गैप क्यों हुआ, या मतलब अभी क्या कर रही हो, कुछ नहीं पूछे। डायरेक्ट मेरे ग्रेजुएशन से पूछे थे, ग्रेजुएशन से भी नहीं पूछे थे। वो ऐसे ही मतलब 10 मिनट चला था इंटरव्यू, और उसमें मैं 2 जॉब कर चुकी हूँ। इसके पहले रेलवे भी की थी 2019 से 23 तक, और 23 में मैं ज्वाइन कर ली थी ये सब इंस्पेक्टर। तो मतलब दोनों के बारे में किसी के बारे में पूछा ही नहीं गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे अगर नहीं पूछा जाता है तो ये मैं कैसे बताऊँ कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, ऐसे मतलब ताकि वो मुझसे इस फील्ड के बारे में पूछें। इंटरव्यू टाइम में बता दीजिए।
नहीं, वो इंट्रो भी नहीं पूछे थे ना, वो डायरेक्ट पूछे हाँ अलका आपने 2019 में ग्रेजुएशन किया है, तो मैं बोली जी सर, तो फिर डायरेक्ट फिर क्वेश्चन पूछने लगे, उसके बाद कुछ पूछे ही नहीं बीच में कि कहीं आपने मतलब बीच में कहीं बातों में ना मौका मिलता है तो बता दीजिए कि सर मैं सब इंस्पेक्टर भी हूँ और रेलवे में भी जॉब कर चुकी हूँ, क्योंकि बोलने का मौका तो आपको दिया जाता है, तो फिर आप उसी बीच में लग रहा हो कहीं कि हाँ भाई इसको चिपका सकते हैं तो चिपका दीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं लगे कि हाँ जबरदस्ती थोप रहे हैं इसको। जी इसको आप सर से सीख लीजिएगा प्रैक्टिस में कि आप कैसे इसको लगे कि सर थोपा आप भी ही नहीं बता गया हो। दीजिए। हाँ अलका बोलो, क्या प्रश्न था तुम्हारा? प्रश्न नहीं सुन पाए थे। सर यही कि जैसे मैं 67 का इंटरव्यू दी थी, तो 67 में दी थी, हमको 67 पता का है। इंटरव्यू दी। तुम ऑप्शनल दोनों दी थी, तुम्हारी बहन अभी हाँ वीडियो और तुम एसआई में हो। आगे बताओ। तो वही कि 67 में मेरे से पूछा ही नहीं गया था ना कि आप, जैसे वो डायरेक्ट पूछे कि अलका आपने 2019 में ग्रेजुएशन किया है, तो मैं बोली जी सर, तो उसके बाद हाँ वो डायरेक्ट पूछे ही नहीं कि आप क्या करिए, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगे। तो जैसे मुझे बताना है कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, तो फिर कैसे बताऊँ मैं? उसमें अजय मैंने जैसे बताया। इंट्रो में वो पूछते ही नहीं है तो। देखो देखो, संजय सर थे क्लास में, उसमें संजय जी तुम्हारे साथ थे, ठीक है। जी कार्तिकेयन जी सर सर थे, थे। लेकिन वहाँ कुछ याद ही नहीं होता, डर लगता है बहुत, कुछ ये बोल ही यही नहीं पा गड़बड़ रही है। थी, मैं चुप हो गई थी, मतलब ऐसा कुछ। संजय सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया था कि फीलर के रूप में डालना। उन्होंने अपना आर्मी वाला बैकग्राउंड बता के आया था ना क्लास में, कि सर मैंने अपना आर्मी का बता ही जी दिया सर। बीच में। तो तुमको भी वो करना, तुमको भी बताए थे, तुम जरूर बताना कि हम सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये इसका तुमको बेनिफिट मिलेगा। और ये तुम डर के बता नहीं पाई, इसका जो है कि नुकसान हो गया। और ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि फीलर के रूप में कहीं ना कहीं उसको ऐड कर देना है। संजय जी से भी आर्मी के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन संजय जी ने बोला ना कितना स्मार्टली प्ले किया उन्होंने, बीच में आर्मी को ला दिया। और आर्मी को जैसे ही उन्होंने लाया, फिर प्रश्न इंटरव्यू पूरा का पूरा उनका आर्मी के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया था। पूरा का पूरा उस क्लास में तुम थी। ठीक है, तो सर इसको मुझे अलका के आंसर में लग रहा है, जो उन्होंने सर ने पूछा ना कि आपने 2019 में ग्रेजुएशन किया था, हाँ नेक्स्ट किन्हीं को कुछ पूछना है पूछिए। मैम मैम मेरा प्रश्न ये था कि मैंने मेंस में अच्छा आंसर नहीं लिख पाया है, तो सर मैम मैं कैसे अपने आंसर को इनहांस करूं कि मेरा एक अच्छा उत्तर बन जाए? आप 70 मेंस दी है ना? यस मैम, 70 मेंस में मैंने लिखा है, तो मैम उतना अच्छा कंटेंट मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, तो तो अब मैम आप ऐसे कैसे? 71 देंगी है ना? यस मैम, 71 तो दूंगी। प्रैक्टिस करिए, सर तो कराते ही हैं। ओके मैम। प्रैक्टिस के अलावा और कुछ है ही नहीं। जहां आपको जो रिव्यू दिया जा रहा है उस पे काम करना शुरू कर दीजिए, यही एक बेस्ट उपाय है। और इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है कि लिखिए, उसको पढ़िए और रिव्यू लीजिए और उस पे काम करिए। और मैम आप इंटरव्यू का तैयारी ऑफलाइन किए थे या ऑनलाइन? ज्यादातर तो ऑनलाइन ही किए थे, क्योंकि ऑफलाइन नहीं कर पाए थे। और चूंकि ओके। हम सीतामढ़ी में रहते हैं ना, तो यहाँ से पटना जाना मेरे लिए संभव नहीं था। कुछ दिनों के लिए गए भी थे तो फिर रह नहीं पाया वहां पे हम, तो फिर यस यहीं आकर के ऑनलाइन ही। सुनो मैडम मेंस भी आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस किए थे मेंस क्या? भी ऑनलाइन ही यहाँ से कहाँ जाती। यहाँ सीतामढ़ी में कोई, और उस टाइम प्योर गांव, जहाँ पे बस लाइट है और घर में रहना है, बाहर भी नहीं निकलना है, तो देखो उस टाइम भी ऑनलाइन ही। कैसे मोटिवेट करते थे? सुनो, क्या? एक्चुअली ऐसा है कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन का बात बोल रहे हो ना, पूछ लो ज्योत्सना से, जब हम लोग ऑनलाइन भी मॉक लेते हैं तो किस तरीके से उसका एनवायरमेंट पूरा ऑफलाइन की तरह ही फिट करवा के रखते हैं। दूसरा फायदा इस प्लेटफॉर्म पे बेनिफिट ये मिलता है, आप अपना मॉक देने से पहले 5 लोगों का मॉक आप सुन लेते हैं। उसके उससे जितने भी तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप उनके क्वेश्चन को मन में आंसर करते रहिए। इसी तरीके से सेम प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, इधर से सारे लोग जुड़े हुए रहेंगे। आप ऑफलाइन मॉक देने में प्रॉब्लम क्या है, या फिर तैयारी करने जाने में, कि आप एक मॉक देने के लिए जाएंगे 15-20 मिनट का मॉक के लिए, आप कम से कम 4 से 5 घंटा बर्बाद करके आएंगे। क्यों? क्योंकि ड्रेस पहनेंगे, ऑटो पकड़ेंगे,
वहां जाएंगे, वेटिंग एरिया में बैठेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट होगा। यहाँ क्या होता है, अगर ऑनलाइन का करना रहता है हमारे सेकंड में, सीधा सीधा आप बैठेंगे अपना ड्रेस पहन के, आपका नंबर लिख लेते हैं हम लोग, ये दी हुई है। उसके बाद फिर आपसे पहले जो मॉक चलते रहता है आप उसको ध्यान से सुनते रहते हैं। तो आप अपने एक मॉक के बदले 5 मॉक का प्रैक्टिस कर लेते हैं उतने ही समय में, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलता है। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ नहीं फर्क है, फर्क ये है कि आप पढ़ते कितना है, आंसर कितना करते हैं। बिल्कुल। ऑफलाइन क्या करता है, कुछ नहीं करता है। ज्योत्सना भी तो ऑनलाइन सर एक और क्वेश्चन है हाँ, मैम, थैंक यू ये जैसे अब तो 1 महीने के आसपास ही बचा है वो प्री के लिए, तो मैं प्री के लिए तैयारी करूँ या इंटरव्यू के लिए, समझ ही नहीं आ रहा है। इस पे तो काफी सारी बातें हुई हैं। इस पे आंसर कर लिया आपका, उसको देख लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला देख लेना, ठीक है। चलिए, और किन्हीं को कुछ है प्रश्न? सर मेरा वो था जो अलका ने नहीं दिया था, उसी में पॉइंट में कंफर्म करना चाह रही थी आपसे कि सर ने जैसे उनसे मेंशन किया, इंट्रो नहीं पूछा हमसे, तो इन्होंने पूछा कि आपने 2019 में आंसर किया, तो इन्होंने जी बोला, तो मुझे लगा उस जी में ही हम अपना कोई स्पेशल पॉइंट डाल सकते थे, जैसे ये मेंशन कर सकती थी कि जी सर मैं 2019 में ये हूँ और मैं अभी वर्तमान में हूँ। इसी तरीके से हम लोगों को भी अगर ना पूछे तो हम वहाँ पे ही उनको आंसर करते हुए एड ऑन कर सकते हैं ना, पॉसिबिलिटीज है। मैं आपसे ये हाँ। चीज का करना चाहती हूँ। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, और हम लोग बताते ही हैं कि जो लोग जॉब में हैं अपने जॉब को दिखाइए जरूर जाके सामने। अगर वो नहीं भी पूछे तो भी जहां मौका लगे वहां बताइए। क्योंकि अलका जो बोली वो एक्चुअली क्या हुई कि घबरा गई। डायरेक्ट जो पूछा गया 2019 में आप पास आउट हुई हैं। अलका के साथ पॉजिटिव बात ये है कि अलका पहले रेलवे में भी जॉब करती थी, उसके बाद अभी वो प्रेजेंटली एसआई है। और इसकी सिस्टर इसके साथ ही जॉब करती थी, वो भी रेलवे में, फिर एसआई, फिर इसकी सिस्टर अभी वीडियो है। सेम एक साथ दोनों इंटरव्यू दी थी। तो ये चीज होता है कि थोड़ा सा जो घबराहट का मामला हुआ इसके लिए ये रह गया, और वो सिस्टर इसकी निकल गई है। कोई बात नहीं है, आगे आने वाले समय में अलका भी जाएगी बीपीएससी में, इसमें कहीं कोई हमें डाउट नहीं है, क्योंकि लंबे समय से तैयारी कर रही है। ठीक है, तो आपको बताना जरूर। सर और एक है और है मैम, जैसे मैं ना 66वीं बीपीएससी से दे रही हूँ, तो मेरा हर बार प्री क्लियर हुआ है, और मैं 3 बार मेंस दी हूँ, जिसमें 2 बार मेरा मेंस क्लियर हुआ है, इंटरव्यू तक गई हूँ, ये तीसरी बार है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर से मेरा मेंस क्लियर होगा, और 2 बार मैं मेंस दी ही नहीं थी, क्योंकि ट्रेडिंग में थी तो नहीं दी थी प्री क्लियर उस टाइम भी। लेकिन अब मुझे मतलब बहुत डर लग रहा है कि मैं 5 बार, ये 5वीं बार है, अगर ऐसे देखा जाए तो मैं 2 बार मेंस नहीं दी हूँ, तो ये 5वीं बार ही है। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन भी वो गिरने लगा, डाउन होने लगा है, और मतलब लगता है कितना मेहनत कर रही हूँ कब से, और हो ही नहीं रहा है। मैं मतलब बचपन से इसका सपना देखी थी, और 5 बार हो गया, और मतलब बहुत वो हो जाता है कभी कभी मन। लोगों को देखती हूँ ना कि जैसे भी बैठ के स्टेटस लगाते हैं या कुछ भी, तो मतलब बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना मेहनत करती क्यों नहीं हो रहा है। बता दो उसमें, तुम तो 5वीं बार में ही ना पास किए हैं। बिल्कुल वही सोच रहे हैं इनको कैसे। मेरा भी तो 5th टाइम में ही निकला है, और आप तो 2 बार छोड़ दी, तो उसका तो आपको गम होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि इसका तो आप पीटीवी निकलते जा रहा है, पढ़ने में बहुत तेज है, वही मेंस में तो, तो फिर घबराना क्यों, इसकी सिस्टर खुद भी आपको वीडियो तो फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर जाना चाहिए। इंटरव्यू का प्रैक्टिस ना आप बहुत अच्छे से करिए। आप मैं सर इस बार सर के सोची साथ हूँ कि जुड़े अच्छे से रहिए, पढ़ूंगी, ठीक और है। गाइडेंस सर से लेते रहिए, खुद में भी गुनगुनाते रहिए, खुद से बातें करते रहिए। बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुमन का हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा, चिंता क्यों करना है इसमें। ठीक है, उसका पहले हुआ, तुम्हारा बाद में होगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, डॉली पूछिए आप सवाल। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना था कि मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है और मेरा ऑनर्स पेपर जो वो पॉलिटिकल साइंस था ग्रेजुएशन में, लेकिन हम ग्रेजुएशन जो है वो गेस्ट पेपर वाला ग्रेजुएशन था, मतलब उसी से पढ़ के मैंने पास किया हुआ है। तो मुझे ये डर लग रहा है कि उससे जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको टैकल नहीं कर पाऊंगी, तो जो इसी से हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ऑप्शनल ये ऑनर्स पेपर में कैसे जवाब दे सकता। क्या था ऑनर्स पेपर? ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस था। तो इसमें डर क्या है?
सर कि इससे रिलेटेड वो कि ये वीकर सेक्शन है थोड़ा पॉलिटिकल साइंस, अगर इससे क्वेश्चन आता है कैसे सवाल आएंगे, क्या कैसे देना उसका आंसर, तो इससे रिलेटेड डर लग रहा था। देखो पॉलिटिकल साइंस में होता क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में 2 सेक्शन होते हैं। इसका जो सिलेबस पढ़ोगे, हम लोगों ने बताया अभी तक, अपने सिलेबस को आप डाउनलोड कीजिए, जिस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं इग्नू का बुक डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देख लीजिए। उसमें 2 सेक्शन रहते हैं, एक होता है कि पॉलिटिकल थिंकर रहता है उसका सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रहता है पढ़ने के लिए। पॉलिटिकल साइंस से मैक्सिमम सवाल तो सबसे पहले तो जो आप पॉलिटी पढ़ते हैं इसी से थोड़ा सा डेप्थ में जाता है वो। और दूसरा चिंता इसलिए नहीं करना है कि आप पॉलिटिकल साइंस वाला उधर चीजों को देखेंगे ही, पूरा का पूरा जो हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे ही। और पॉलिटिकल साइंस की खूबी ये है कि इससे किसके जो प्रश्न होते हैं वो करंट पर्सपेक्टिव से बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे करंट से रिलेटेड, वो तो हमको क्लास में ही पढ़ा देंगे, तो चिंता क्यों कर रहे हैं आप। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर पूरा क्लास में पढ़ाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, हर तरीके से इसमें जो भी डेवलपमेंट हो आपका उसका करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा क्लास में एक एक करके, चिंता नहीं करना। ठीक, चलिए काफी समय भी हो गया है, और किन्हीं का एक आध प्रश्न रहेगा तुम ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। संतोष पूछिए जल्दी से, उसके बाद खत्म। संतोष सर मेरा जैसे कि ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर था, बट मैंने मेंस दे रखा है हिस्ट्री ऑप्शनल से, तो इसको कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाए इंटरव्यू के लिए। कॉम्बिनेशन बनाना पूछ लिया जाएगा कि आपने इंग्लिश लिटरेचर क्यों नहीं लिया, हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों लिया। यस सर। तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि चूंकि जब मैंने जो एग्जामिनेशन दिया है इसमें ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग बना दिया गया था। और दूसरी बात की जो रिसोर्सेस मिले सर मुझे इंग्लिश लिटरेचर में, बीपीएससी के मेंस को ऑप्शनल को क्वालिफाई करने के लिए उतने रिसोर्सेस नहीं मिल पाए, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को लिया। ये तो हो गया कि अगर आप चुरा के भागना चाह रहे हैं तो तब का आंसर है। दूसरा आपने क्या किया कि इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सर मैंने पढ़ा हुआ था जब कॉलेज कर रहा था, लेकिन चीजें अब 2020 में ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो बहुत सारा चीज भूल ही चुका हूँ लगभग। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आंसर क्वेश्चन आए इंग्लिश लिटरेचर से कि विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ पूछा जाए, कुछ मैकबेथ के बारे में या क्या कहते हैं उनके जो भी लिटरेचर है उसके बारे में पूछा जाए, ठीक है, तब तो आप इंग्लिश लिटरेचर का जिक्र कीजिए कि सर मैंने इंग्लिश लिटरेचर से तो क्वालिफाई किया ही था, मैंने ग्रेजुएशन किया था, और इंग्लिश लिटरेचर के बदले मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को इसलिए चुना क्योंकि मैं एक नया सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता था, और हिस्ट्री में जो प्रशासनिक दृष्टिकोण पढ़ने से डेवलप हुआ उसको आगे चल के मुझे प्रशासन को चलाने में काफी मदद होगा। इसलिए मैंने एक नए सब्जेक्ट के अध्ययन और अपने अध्ययन की रुचि की दृष्टि से हिस्ट्री का चयन किया, और मैं आपके सामने हूँ आज, और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट की बात है। मैंने दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन किया है, इंग्लिश को भी पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन की दुनिया में, और उसके बाद बीपीएससी की तैयारी के दरमियान मैंने हिस्ट्री का अध्ययन किया है। बात खत्म। जी सर, सर थोड़ा ग्रेजुएशन को भी कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत अगर पूछा जाए तो। बिल्कुल करना चाहिए। मैं हर बच्चे को कह रहा हूँ कि अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का सब बच्चे के लिए एक ही सलाह है, सबसे पहले अपना जाके सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद फिर इग्नू का मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके उस समय लंबा समय हो गया ग्रेजुएशन किए हुए, वो मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, गेस्ट बुक गाइड बुक जो भी आपने पढ़ा था वो नोटबुक आपके पास नहीं है, तो इग्नू का मटेरियल फ्री में अवेलेबल रहता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और उससे कम उसके सिलेबस, उसमें कितने बुक्स थे, उसके सिलेबस में क्या क्या था उसको, और उसके बाद उससे संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न का एक प्रश्नोत्तरी का क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके रख लें। अदरवाइज दिक्कत हो सकता है, प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सर इंटरव्यू का सिलेबस है क्या इंटरव्यू का सिलेबस, इंटरव्यू के सिलेबस को डिस्कस किया गया है। मैं एक वीडियो भेज दूंगा लिंक, उसको आप देख लेंगे ग्रुप में। कार्तिकेय सर ने उस दिन बहुत लंबे तरीके से बताया था इसको। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ग्रेजुएशन टेक्निकल सब्जेक्ट हो और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में स्विच करा हो, तो फिर इसको कैसे हम टैकल करेंगे, मतलब रेफरेंस क्या होना चाहिए। आपने किया है ऐसा क्या। हाँ। क्या है आपका ग्रेजुएशन और क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, और पीजी मैंने हिस्ट्री कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि कर लेते, इतना चर्चा चलता है हिस्ट्री का। प्रश्न आंसर है इसका, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है सर। वो सब्जेक्ट की रुचि को देखते हुए आप बीपीएससी में रिलेवेंट सब्जेक्ट है इसलिए कर लिया था, बता देंगे। ठीक है, समय काफी हो गया, ज्योत्सना को भी सर इंटरव्यू एक्सपर्टीज जो रहते हैं वो ऑप्शन के बहुत सारे, जैसे स्टूडेंट जाते होंगे अलग अलग ऑप्शनल बैकग्राउंड से, तो सारे एक्सपर्टीज रहते हैं क्या सर। देखिए कुछ तो प्रोफेसर्स रहते हैं
वो उस सब्जेक्ट के बहुत एक्सपर्ट होते हैं। दूसरा, आपका जितना उम्र नहीं होगा उससे ज्यादा उनको पढ़ने का और प्रशासन चलाने का अनुभव है, तो इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछ लेते हैं। हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ उसको नॉर्मली आइडिया रहता है। हम लोग को भी आइडिया, आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीजों से बात करना स्टार्ट करेंगे, मैं खुद भी बात कर सकता हूँ। तो जब हमारे से तो डबल उम्र के वो लोग बैठे हुए रहते हैं, तो वैसी बात है कि उनको आइडिया रहता है, आप उनसे ब्लफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, उसके एक्सपर्टीज पे मत देखिए कि वो क्या रहते हैं। कुछ लोग तो इतने खतरनाक किस्म के प्रोफेसर होते हैं कि वो प्रोफेसर हिंदी के रहते हैं, प्रश्न पूछेंगे तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रश्न पूछ के परेशान कर देंगे आपको, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं ना। तो इसके लिए आप उनके अथी पे मत देखिए, उनको पता रहता है, नॉलेज रहता है। ठीक है, मैं खुद भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। आप बात कीजिए मेरे से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में, इवन की इंजीनियरिंग में भी बात करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो वो सबको पता रहता है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना को इतना लंबा समय देने के लिए, करीबन 2 घंटे का थैंक यू के मैम। आसपास Thank you, समय है। थैंक यू और मैम। इसी तरीके से Thank you, ma'am. You are so Thank you, inspiring. थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। Ma'am, को lots of thank you for motivating us. मुझको भी अच्छा And लगा really, आप लोगों से धन्यवाद मैम। you are looking so fab after job. जॉब वाली रौनक आ गई है ना। बट ज्यादा है, लगता ही नहीं है कि बहुत मतलब काम करने के बाद भी लोग इतने बहुत फ्रेश अच्छा होते लगा हैं। मैम, आपकी बात सुनकर मैम बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से जुड़े मैम बहुत अच्छा लगा मैम। चलिए, जब भी आप लोग अच्छा डिमोटिवेट मोटिवेट हो लगता ना, है। तो मुझे याद कर लीजिए और सोचिए कि जब ये कर सकती हैं आप तो आया मैं करें, क्यों नहीं। आप आया करें। क्योंकि मैम हम लोग, क्योंकि मैम हम सिर्फ सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, सर लोग की बातें सुन रहे थे, क्योंकि बोलने से ज्यादा सुनने से भी ज्ञान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हमेशा मैम देखते, जब भी क्लास होता है सिर्फ हम सुनते हैं मैम, कुछ बोल नहीं पाते। सर का क्लास ज्वाइन कर बोलते लीजिए और सर ज्वाइन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जी जी। और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, सब हो जाएगा। ठीक है, काफी गुड नाइट। हुआ तुम्हारा, और काफी प्रेरित हुए तुमसे बच्चे, काफी अच्छा लगा। आते रहना होना भी बीच चाहिए सर। मैंने तो एम्पावरमेंट सर। मैम पहले अज्यूम करती थी कि वो ऑफिसर है, आज रियलिटी में जी रही है तो सही बात है। आप लोगों को भी जब ताने मिले तो मन में यही सोचिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बाय, सभी को, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट मैम, गुड नाइट सर। गुड नाइट। जी बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।